हेलो एवरीवन, वेलकम टू जनित आईएएस। हम लोग चर्चा कर रहे हैं केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चंस की। आइए उसे कंटिन्यू करते हैं। राज्यों को केंद्र से अनुदान किस अनुच्छेद के अंतर्गत मिलता है? 270, 275, 280 और 293। तो यहाँ बात हो रही है अनुदान की, ग्रांट की। तो ये 275 के थ्रू, आर्टिकल नंबर 275 भारतीय संविधान का ये कहता है कि संसद राज्यों को अनुदान यानी ग्रांट्स इन एड प्रदान कर सकती है, विशेषकर अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों और कमज़ोर राज्यों के लिए। इसका उद्देश्य वित्तीय असमानता को कम करना और संतुलित क्षेत्रीय विकास को सुनिश्चित करना है। ऋण जो होता है वो वापस लिया जाता है, लेकिन जो अनुदान दिया जाता है वो विकास कार्यों के लिए होता है, उसे वापसी में नहीं लिया जाता। ये अंतर है दोनों में। भारतीय संविधान की किस सूची में पुलिस का विषय आता है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या फिर अवशिष्ट? तो ये राज्य सूची का विषय है। पुलिस भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में पुलिस जो है उसको राज्य सूची में डाला गया है। इसका मतलब क्या है कि राज्यों की विधायिका जो है वो पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और लोक व्यवस्था संबंधी कानून बना सकती है। हालांकि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े जो विषय हैं वो किस में आते हैं? वो केंद्र सूची का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद को राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार कब मिलता है? केवल आपातकाल में, राष्ट्रपति की सहमति से, राज्यसभा के प्रस्ताव से, प्रधानमंत्री की सिफारिश से? आपका आंसर क्या होगा? राज्यसभा के प्रस्ताव से। राज्यसभा अगर ऐसा प्रस्ताव पारित कर दे आर्टिकल 249 के तहत, तो कि कोई भी विषय राष्ट्रीय हित में है राज्य सूची का, तो उस पर संसद कानून बना सकती है, उसको ये अधिकार मिल जाता है। ये केंद्र को राज्यों पर असाधारण परिस्थिति में शक्ति प्रदान करता है। तो ये कौन करता है? राज्यसभा के प्रस्ताव। राज्यसभा में है कौन? तो राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधि वहाँ बैठते हैं। जो प्रतिनिधि राज्यसभा के अंदर हैं वो एक एक राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी यूपी से 31 लोग बैठते हैं जो यूपी का प्रतिनिधित्व करते हैं, किसी जिले का नहीं, पूरे राज्य का। तो ऐसे में अगर ये विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होता है तो इसका मतलब राज्य उस पर सहमत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय का केंद्र राज्य विवादों पर मूल अधिकारिता किस अनुच्छेद में दी गई है? 131, 132, 133 या 136? आपका आंसर क्या होगा? 131। आर्टिकल नंबर 131 में ये बात की गई है कि सर्वोच्च न्यायालय के पास केंद्र और राज्यों या दो राज्यों के बीच में कोई विवाद हो तो उसके संदर्भ में मूल अधिकारिता होती है। यानी कि इस प्रकार का विवाद सीधे सर्वोच्च न्यायालय में दायर किया जा सकता है और उसका जो निर्णय होगा वो अंतिम और बाध्यकारी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था की गई है? 350, 55, 356 और 360? तो आंसर क्या होगा? आर्टिकल 356। आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राष्ट्रपति शासन और 360 वो वित्तीय आपातकाल के लिए है। तो जो आर्टिकल 356 है कि यदि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है और इस दौरान विधानमंडल की शक्तियां संसद को सौंप दी जाती हैं। राज्यपाल केंद्र सरकार के अधीन कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में क्षेत्रीय परिषदों का गठन किस अधिनियम से हुआ है? तो क्षेत्रीय परिषदें जो है ये संवैधानिक संस्थाएं हैं और संविधान प्रथम संशोधन अधिनियम 1951, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 और 42वां संविधान संशोधन अधिनियम और 44वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो जो क्षेत्रीय परिषदें हैं इनका गठन किया गया है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत। ये जो है संवैधानिक संस्थाएं नहीं हैं, ये कैसी संस्था है? सांविधिक संस्था है। क्षेत्रीय परिषदों का गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत किया गया है। भारत को 5 जोन में विभाजित किया गया है और प्रत्येक जोन के लिए एक परिषद स्थापित की गई है और इस परिषद का जो उद्देश्य है वो क्षेत्रीय सहयोग, विवाद का निवारण, विकास तालमेल, आपस में समन्वय स्थापित करना, इसके लिए किया गया है। 5 जो क्षेत्रीय परिषदें हैं उसको याद रखना भी आसान है। 4 दिशाओं के नाम:
पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और 5वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा हेतु सरकारिया आयोग की स्थापना कब की गई? 1980 में, 1983, 1985, 1987। तो आपका आंसर क्या होगा? 1983 में सरकारिया आयोग का गठन किया गया 1983 में केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए। इसने 1998 में अपनी रिपोर्ट दी। 247 सिफारिशें की गई थी। आयोग ने विशेष रूप से राष्ट्रपति शासन, राज्यपाल की भूमिका और वित्तीय संबंधों पर महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकारी संघवाद शब्दावली का प्रयोग किस संस्था द्वारा लोकप्रिय हुआ है? योजना आयोग, वित्त आयोग, नीति आयोग और अंतर्राज्यीय परिषद। तो आंसर क्या होगा? नीति आयोग। नीति आयोग के द्वारा इस शब्दावली को यानी कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहकारी संघवाद और प्रतिस्पर्धी संघवाद दोनों शब्दों को लोकप्रिय बनाया गया नीति आयोग के द्वारा। इसका उद्देश्य राज्यों को अधिक अधिकार और भागीदारी देना है ताकि विकास योजनाएं जो हैं वो ज़मीनी स्तर पर प्रभावी हो सकें और उसके साथ राज्यों के बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन स्थापित करके एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का विकास किया जाए ताकि वो डेवलप कर सके। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 का संबंध किससे है? राष्ट्रपति शासन से, अंतर्राज्यीय परिषद से, वित्त आयोग से या उच्चतम न्यायालय से? तो आर्टिकल 263 इसका संबंध किससे है? अंतर्राज्यीय परिषद से। ठीक, आर्टिकल 263 राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वो राज्यों के बीच में विवादों के निपटारे और सहयोग को बढ़ाने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकें। इसे 1990 में गठित किया गया। ये संस्था सहकारी संघवाद की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, अंतर्राज्यीय परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को राज्यों के कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है? आर्टिकल 352, 355, 356, 355A। आंसर होगा 355। आर्टिकल नंबर जो 355 है वो केंद्र का ये कर्तव्य है कि वो प्रत्येक राज्य की रक्षा करे और वहाँ संविधान का पालन सुनिश्चित करे। इसी प्रावधान के तहत राष्ट्रपति राज्यों से जानकारी मांग सकते हैं और अनुच्छेद 356 लागू करने का आधार भी यही बनता है। अगर संवैधानिक व्यवस्था किसी भी राज्य में विफल हो रही है तो फिर वहाँ 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। संविधान में वित्तीय आपातकाल लगाने का प्रावधान कब से है? तो इसका प्रावधान मूल संविधान से है। जब से संविधान बना है तब से ये व्यवस्था बनी हुई है। यानी कि आर्टिकल 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल का प्रावधान भारतीय संविधान में मूल स्वरूप से रहा है। भारत की वित्तीय स्थिरता को कोई खतरा हो तो राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। हालांकि इसका प्रयोग आज तक कभी नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची में शिक्षा को कब शामिल किया गया? 1951, 1976, 1986, 1992। तो ये 1976 में इसे शामिल किया गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। शिक्षा को राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में डाला गया। इसका उद्देश्य था शिक्षा की गुणवत्ता और एकरूपता बनाए रखना तथा केंद्र और राज्य दोनों को इस कानून को बनाने का अधिकार भी है और अब ये शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। भारत में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष? आंसर क्या होगा? 3 वर्ष। 3 वर्ष इसकी अधिकतम अवधि हो सकती है। यानी कि आर्टिकल 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सामान्यतः 6 महीने के लिए लागू किया जाता है। संसद की स्वीकृति से इसे अधिकतम 3 माह तक, 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, हालांकि 1 वर्ष से अधिक अवधि हेतु अगर इसको बढ़ाना है तो बढ़ाने हेतु राष्ट्रीय आपातकाल या चुनाव आयोग की सिफारिश आवश्यक होती है। क्या तो वहाँ राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति हो या चुनाव आयोग ऐसी सिफारिश करे कि चुनाव कराना संभव नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय को विशेष अनुमति याचिका यानी कि स्पेशल लीव पिटीशन की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है?
131 में, 132, 136 या फिर 227। तो ये 136 में दी गई है स्पेशल विशेष अनुमति याचिका, यानी कि अनुच्छेद 136 सर्वोच्च न्यायालय को विशेष अनुमति देने की शक्ति प्रदान करता है। ये शक्ति किसी भी न्यायाधिकरण, न्यायालय या प्राधिकरण के आदेश, निर्णय पर लागू हो सकती है और ये प्रयोग न्याय के क्षेत्र में असाधारण परिस्थितियों में किया जाता है और एक असाधारण शक्ति है सुप्रीम कोर्ट के लिए। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों को ये कर्तव्य देता है कि वो संसद के कानूनों का पालन करें? आर्टिकल 245, 246, 256 या 263? आंसर है 256। ये 256 जो आर्टिकल है राज्य सरकारों को दायित्व देता है कि वो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों और केंद्र सरकार के आदेशों को लागू करें। यदि राज्य इस कर्तव्य का पालन नहीं करता तो राष्ट्रपति हस्तक्षेप कर सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन भी लागू किया जा सकता है। तो 256 ये वो आर्टिकल है जो राज्यों को ये कर्तव्य देता है कि वो संसद के कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करें।